हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। सामने आप देख रहे हैं मेरे 2014 की होंडा अमेज एस वेरिएंट, जो कि मिलती है आपको पेट्रोल में। इस गाड़ी को आप डीजल में भी तब प्रोक्योर कर सकते थे। तो आज मैंने सोचा यार क्यों ना इसका एक छोटा सा रिव्यू बना दिया जाए। जो कि लोग प्लान कर रहे हैं कि सेकंड हैंड में हम ये गाड़ी ले लें, तो उनके लिए ये छोटा सा रिव्यू है। ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। अगर आप चाबी की बात करें, आपको कुछ ऐसे की मिल जाती है। बाकी गाइस, अगर ऐसे कुछ की के लिए प्रोटेक्टर खरीदना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम चैनल देख सकते हो, मैंने शॉप लॉन्च करी है। जरूर मेरे को उस पर जाके प्यार दिखाना। तो गाइस फटाफट मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये 2014 वेरिएंट है, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर कवर कर चुका है। तो आपको कुछ इसका फ्रंट ऐसा मिल जाता है। फ्रंट में आपको नॉर्मल हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल हैलोजन लाइट्स हैं जो थोड़ी सी लाइट भी पीली हो गई हैं। एक आपको नॉर्मल बल्ब मिल जाता है और एक इंडिकेटर है। बाकी इसके अंदर अगर मैं फ्रंट से बात करूँ, आपको कुछ और नहीं मिलेगा। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते थे। टॉप मॉडल लेते तो जरूर फॉग लैंप्स मिलते। बाकी कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। इसका बोनट खुला है, मैं आपको अंदर से इंजन भी दिखा देता हूँ इसका। तो गाइस, ऐसा कुछ आपको इंजन मिलता था 2014 में। ये गाड़ी अराउंड 10 साल पुरानी है। इसने ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर कवर कर लिए हैं और इस इंजन में अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है, नॉर्मल सर्विसेज के अलावा। बाकी गाइस, फिर हम आपको लेफ्ट पे लेके चलता हूँ। ये गाड़ी उन लोगों में फेमस हुई थी जो लोग ब्रियोस से हटके कुछ लेना चाहते थे, और इसके अंदर आपको डिक्की मिल जाती थी। अगर मैं इसके कंपटीशन की बात करूँ, आपको उस टाइम पे डिज़ायर मिल जाती थी और आपको साथ में एक्सेंट मिलती थी, और ये दोनों के बीच में कहीं पे स्टैंड करती थी। डिज़ायर जो लोग मारुति नहीं लेना चाहते थे, उन पर 2 ही ऑप्शन बचते थे, और एक्सेंट में थोड़ी सी पावर इशू लगती थी, तो वो लोग होंडा प्रेफर करते थे। बाकी आपको लेके चलता हूँ लेफ्ट में। लेफ्ट में आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, कीलेस एंट्री वगैरह कुछ नहीं तब आता था। आपके जो शीशे हैं ये इंटरनली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। ये आपको हाथ से ही इसको अनफोल्ड वगैरह करना पड़ेगा। टायर्स आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं। एलॉय व्हील्स इसके टॉप मॉडल में आते थे। इसके अंदर आपको व्हील कैप्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार साइज जरूर दिखा देता हूँ, शायद दिख रहा होगा। ये 175/65 R14 टायर्स हैं। इतने ही साइज के टायर आपको मिलते थे ऐसी साइज की गाड़ियों में। फटाफट अब आपको अगर पीछे लेके चलूँ, पीछे भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा खास चीज़ें मिलेंगी नहीं। पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं, नॉर्मल आपको डिक्की मिलेगी और लाइट्स मिलेंगी। बट इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी थी, होंडा ने बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा था डिक्की को ब्रियो में। बाकी गाइस, अगर मैं स्पॉइलर की बात करूँ, स्पॉइलर आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको डीफॉगर वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए आप, ये वेरिएंट है। मैं आपको एक बार डिक्की चेक करा देता हूँ इसकी। गाइस, अगर मैं बूट की बात करूँ, आपको ऐसा कुछ बूट मिल जाता है इसके अंदर। गाइस, अगर मैं साइज कंपैरिजन की बात करूँ, डिजायर से आपको बड़ा बूट मिलता है, बट लेकिन एक्सेंट में फिर भी इससे ज़्यादा बूट था, वो मार्केट लीडर था। बाकी गाइस, अगर मैं बात करूँ, स्पेयर टायर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। सेम साइज का व्हील है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये छोटा बड़ा वाला सीन होता नहीं था। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ जैक वैक वगैरह कुछ मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ है इसका बूट। अब मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ अंदर, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। गाइस, चलते फिरते मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ कि इतने सालों बाद इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या देखनी पड़ी हैं। अब मैं आपको एक एक प्रॉब्लम बता दूंगा। ये हो सकता है कुछ एज के साथ वाली प्रॉब्लम्स ही हो, जो कि आपको शायद होंडा में दिखे या दूसरी गाड़ियों में भी दिख जाए। अगर मैं बात करूँ इसके क्रोम की, क्रोम में यार बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। आप जैसे कि देख सकते हो, बहुत ही हल्का फुल्का जंग है, ये भी आराम से निकल जाएगा। तो तब आपको क्वालिटी बहुत सही मिल जाती थी। बाकी अगर आप इसके हेडलाइट्स की बात करोगे, थोड़ी सी पीली हो गई हैं, बट अगर इसको भी बफिंग वगैरह कराओगे तो सही हो जाएगी। और इसके एक सबसे बड़ी बात है, आपको दिखाता हूँ, इसके हैंडल यार थोड़े अजीब से हो गए हैं। मतलब बड़ी ऐसा लगता है कि कुछ अंदर अटक रहा है, और ये सब में ही प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखी है इसके अंदर। बाकी इंटीरियर आपको मैं अब एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है इसका डोर पैड। डोर में आप जैसे कि देख सकते हो यार, आपको ऑलमोस्ट सारा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये सॉफ्ट वाला इसके अंदर कोई सीन आया नहीं था। जितना मुझे याद आ रहा है, मारुति में शायद आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिलता था, बट इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आपको जो इसके ORVMs है उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा। पावर विंडोज मिल जाती है। पावर विंडो में आपका ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। बाकी आपको इसके अंदर 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 यहाँ पर है और 2 डिक्की में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। बाकी गाइस, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, जैसे गाड़ी अनलॉक करके खोलोगे, ये वेलकम फीचर है इसका। देखो अंदर आपको ये ऐसे लाइट्स मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अंदर बैठते ही काफ़ी वेलकमिंग फीचर लगा मेरे को ये। बाकी गाइस, मैं आपको एक बार इसका इंजन की आवाज़ भी सुना देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा कि इंजन अभी आवाज़ कैसा कर रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, 1 लाख किलोमीटर, ऑलमोस्ट 95,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, 95,000 किलोमीटर का, गाड़ी में कोई आवाज़ एबनॉर्मल वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल सकता बिल्कुल नई जैसी लगेगी, क्योंकि यार 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं, गाड़ी नई जैसी तो रह भी नहीं सकती है, बट यार गाड़ी एकदम एक नंबर चल रही है चलाने में भी। बाकी गाइस, एक बार हम इसका डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। डैशबोर्ड बहुत ही बेसिक है यार। अगर इसकी कंपैरिजन में बात करूँ, स्विफ्ट और एक्सेंट का डैशबोर्ड काफी ज्यादा प्रीमियम था इसके आगे। हालांकि ब्रियो का ही डैशबोर्ड है, इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है, सब कुछ सेम चीजें इन्होंने दे दी थी। अगर मैं बात करूँ इसके मीटर की, आप मीटर में देख सकते हो बहुत बेसिक्स है। लेफ्ट में RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे इसकी टेलीटेल लाइट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ आपको बीच में क्या क्या मिल जाता है, आप जैसे कि देख सकते हो, उसका ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये इसका माइलेज दिखा रहा है। ये इंस्टेंट माइलेज नहीं है, ये इसकी ओवरऑल ट्रिप की माइलेज आ रही है।
और बस इतने ही इसके अंदर फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर फीचर्स आपको मिलते नहीं है। अगर गाइस मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग में आपको कुछ ऐसे कंट्रोल मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है। अब ये लाइट आपको शायद दिख नहीं रही है क्योंकि ये थोड़ी फ्यूज सी हो गई है। इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, गाना ऊपर नीचे करना और मोड, बस यही ऑप्शन मिलता है। कोई कॉलिंग वॉलिंग का फीचर है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिलता ही नहीं है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ आपको ये डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड हाँ यार अभी भी इसके अंदर कोई चरपर की आवाज़ नहीं आती है, बहुत अच्छे से गाड़ी मेंटेन्ड है इस हिसाब से। तो बाकी अगर मैं गाइस म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, म्यूजिक सिस्टम यार इसका दिखाने लायक नहीं है क्योंकि ये स्पीकर्स भी 10 साल पुराने हैं, इनकी आवाज़ अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है आज के ज़माने के हिसाब से। इसके अंदर आपको FM AM USB ऑक्स और ये आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप गाना आगे पीछे, पावर अप डाउन, ये सब चीजें कर सकते हो। बाकी गाइस जो मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड बात लगी इस म्यूजिक सिस्टम की, अगर आपको USB चलाना है तो USB कहाँ मिलेगा, शायद यहाँ मिलेगा, बट नहीं, होंडा वालों को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने ये तार दी है आपको USB लगाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आफ्टर मार्केट थॉट लगता है। पता नहीं होंडा के दिमाग में चल क्या रहा था, बट खैर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे मैनुअल AC मिलता है, मैनुअल मतलब हर चीज ही मैनुअल है, इसके अंदर एक भी बटन नहीं है AC के अलावा। बाकी गाइस अगर मैं बात करूं एक इसकी कमी की जो मेरे को सबसे ज्यादा इसकी नेगेटिव लगी है, आज 10 साल बाद इसका AC कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बट लेकिन हवा का फ्लो बिल्कुल खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि होंडा ने इसके अंदर एयर फिल्टर ही नहीं दे रखा है, तो जो सारा गंदा है वो इसकी कूलिंग कॉइल पे जम चुका है और इतना बुरी तरह जम चुका है, अब इसके AC से हवा नहीं आती है, सिर्फ कूलिंग ही आती है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है जो होंडा ने शायद उस जमाने में सोचा नहीं, बट आज अगर इसका AC सही करवाना है तो ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा, AC की पूरी कॉइल इसकी सर्विस होगी, या हो सकता है नहीं लगे, उसके बाद इसका AC सही हो जाएगा, बट ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम है। चलते हैं आगे। डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं, आपको कुछ ऐसा कंपार्टमेंट मिलता है, काफी अच्छा डीप है, बढ़िया लगता है। और अगर इसके दरवाजे की बात करूं, ठीक है, मतलब अभी भी इसके अंदर कोई भी चरपर की आवाज नहीं आती है। अगर मैं स्पेस की बात करूं, आपको बॉटल होल्डर इसके अंदर यहाँ मिल जाता है, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1 लीटर की बोतल रख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 लीटर की बोतल फिट आ जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, हर दरवाजे में एक एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। और अगर मैं गाइस बात करूँ, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, 2 बोतल रख सकते हो, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस है जो कि आराम से आपका फोन वगैरह सब रख सकते हो। एक पावर सॉकेट है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है। ये इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स है जो कि बहुत अच्छा चलता है, मतलब आज भी अगर मैं बात करूं, आप देखिए 10 साल बाद भी इसके शिफ्ट जो है बहुत स्मूथ है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पे एक और बॉटल होल्डर मिला है, तो बॉटल होल्डर की तो कोई इसके अंदर टेंशन। पीछे जाने से पहले उस जमाने में ये बहुत सारी गाड़ियों में कॉमन था, जहाँ पे आप डिक्की और फ्यूल का आपका जो कैप है वो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलते थे खोलने के लिए। तो अब यहाँ पे खींचोगे तो आपकी पूरी डिक्की खुल जाएगी और यहाँ से आपका फ्यूल कैप खुल जाएगा। गाइस अगर मैं स्पेस की बात करूँ, लेग रूम आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से मैंने आगे की सीट एडजस्ट कर रखी है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर आपको स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, मतलब स्पेस की तो दूर दूर तक कोई इशू नहीं है गाइस। अगर लेकिन मैं ऊपर अपने हेडरूम की बात करूं, यहाँ पे मुझे एक चीज लगी, आप देखिए मैं 5'8" हूं, इतना यहाँ पे स्पेस मिला है, और मुझे लगता है अगर कोई 6 फुट से लंबा होगा तो शायद उसको दिक्कत हो सकती है। अगर मैं सीट की बात करूं, इनका कंफर्ट अभी भी मेंटेन्ड है। इसके अंदर आप पीछे बैठ के अगर शॉफर ड्रिवन है तो आराम से पीछे जाके घूम सकते हो। इसके अंदर आपको ये कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट में मिल जाता है जो कि बहुत सही अभी मेंटेन्ड है। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ इंटीरियर लाइट्स की, वो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा, सिर्फ एक पीली लाइट है, इसके अलावा गाड़ी में कोई लाइट ही नहीं है। और 10 साल के हिसाब से ऑफकोर्स इसकी लाइट इतनी कम हो चुकी है, कुछ नहीं दिखता है गाड़ी के अंदर रिलेटेड। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं इसके इंजन से रिलेटेड, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग, सब कैसा काम कर रहा है। अगर मैं आपको एक बार गाड़ी ऑन करके दिखाऊं तो गाइस अभी आपने सुन लिया होगा, गाड़ी का सेल्फ बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि नई गाड़ी जैसी है। और अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग देखिए आज भी इतना हल्का है। ये चीज़ मेरे को लगती थी, स्विफ्ट भी मैंने चलाई है जो 1-1 लाख किलोमीटर चली है, उनके अंदर थोड़ा सा मुझे लगा था स्टीयरिंग टाइट है, बट इसका आप देखिए एक उंगली से अभी भी स्टीयरिंग घूमता है, जबकि इसके टायर भी चेंज कराए हुए बहुत टाइम हो चुका है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके गियर बॉक्स की, इसके गियर अभी भी 1 लाख किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी अंदर कोई ऐसा लगता नहीं है कि यार ये 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। क्लच की बात करूँ, क्लच में कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने स्टॉक क्लच पर ही चल रही है, 95,000 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। हाँ एक चीज़ है, इसके अंदर डिस्क पैड्स और इसकी जो डिस्क है वो चेंज हो रखी है एक बार, वो आई थिंक नॉर्मल ये है क्योंकि ये गाड़ी पहाड़ों पे भी थोड़ी बहुत चली हुई है, तो उस हिसाब से इसके घिस गए थे ये डिस्क और वो चेंज हो रखी है। बाकी अगर मैं पिकअप की बात करूं, अभी चलते हैं सीधा ड्राइव पे और मैं आपको इसका एक बार दिखाता हूं ड्राइव रिव्यू कैसे। हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे, आप जैसे कि देख सकते हैं इसका मैं माइलेज एक बार दिखा देता हूँ, 13.2 का माइलेज दिखा रही है। और अभी अपन नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं। बात करूं मैं कि ये चलती कैसी है, अभी इसका जो गियर बॉक्स है वो भी बहुत स्मूथ चल रहा है, स्टीयरिंग भी बिल्कुल इसका नॉर्मल है, तो ऐसा मेरे को कोई इशू लग नहीं रहा है। तो जो भी मेरे भाई लोग सेकंड हैंड में ये कार प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी अगर मैं पिकअप की बात करूँ, ज़्यादा रोड खाली है नहीं, बट आप देख सकते हैं अभी मैंने चौथे गियर में इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करा है और इन नो टाइम ये 80 तक पहुंच चुकी है, तो ड्राइविंग की टर्म्स से बहुत सही है। क्लच इसका अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है और क्लच इसका बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू है नहीं। ब्रेक्स इसके एक बार चेंज हुए हैं, इसका जो डिस्क पैड और जो इसकी डिस्क है वो चेंज हो चुकी है, तो ये नॉर्मल सा खर्चा है, वो तो आएगा ही आएगा मेंटेनेंस में। बाकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी।